गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद अब नंबर आता है तंत्रिका तंत्र का। आज का हमारा टॉपिक है मानव का तंत्रिका तंत्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बिना तो कोई दूसरा तंत्र काम कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा तंत्र, तंत्रों का राजा कह सकते हो, तंत्रिका तंत्र, जिसके बिना हम हमारे शरीर में किसी अंग, किसी तंत्र के क्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम इसी तंत्र को शुरू करने वाले हैं और इसके बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में एक भयंकर जटिल धागों का जाल है। आप इस बात को ऐसे समझो कि हमारे पूरे शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, पूरे शरीर में एक एक कोने में धागे पाए जाते हैं, धागों की शाखाएं पाई जाती हैं और उनका एक भयंकर जटिल जाल पाया जाता है। उस जाल को ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। उसी में आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। अब मेरे इतना कहने पर आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर, आप तो ऐसे बता रहे हो पूरे शरीर में धागों का भयंकर जटिल जाल है, लेकिन हमें तो कभी दिखाई नहीं, हमें नजर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये धागे यानी ये तंत्रिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देती। यानी एक बात तो हमको ये पता चली कि ये तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं। आंखों से यानी नग्न आंखों से इन्हें देख पाना संभव नहीं है। ये इस तरह से गुथी हुई पूरे शरीर में उलझे हुए रूप में पाई जाती हैं। चलो, आप एक बार के लिए मेरी बात मान भी गए कि हमारे अंदर जाल है और इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं है, लेकिन ये करता क्या है? इतने भयंकर जटिल जाल का हमारे अंदर काम क्या है? ये है मेन चीज। मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराने में मदद करता है। आपको सुनना हो, किसी चीज को देखना हो, किसी चीज का स्वाद लेना हो, स्पर्श का ज्ञान करना हो, गंध का ज्ञान करना हो, पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हमारी होती हैं, वो ज्ञानेंद्रियां बाहर के वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण करके और इसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उसको हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती है और हमारा मस्तिष्क उस पर क्रिया करता है और क्रिया करके उस पर प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, बताता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है और कैसी गंध आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी एक पॉइंट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। तो बाहरी वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण करना, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या काम करता है? ये हमारे जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का प्रोसेसिंग करता है, उन सब के बारे में सोचता है कि कैसे क्या कराना है। हमारी स्मृति से संबंधित भी यही तंत्रिका तंत्र होता है। हमारी याददाश्त से संबंधित, पुराने अनुभवों को देखने से संबंधित, तर्क वितर्क से संबंधित सभी अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण भी यही करता है। यानी हमारे शरीर के सभी कार्यों पर, एक एक कार्य पर नियंत्रण इसी तंत्र का होता है। यानी हमारे शरीर में
इस तंत्र के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ता तो होता ही नहीं है शरीर में। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर का कोई भी काम इस तंत्र के बिना नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर हो रही है सभी को बात। एक तो हमने ये सीखा कि तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, जो एक जटिल भयंकर गुथे हुए धागों के जाल के रूप में पाया जाता है। ये इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, और ये बाहर से संवेदना ग्रहण करने, उन्हें मस्तिष्क में पहुंचाने, उन पर क्रिया दर्शाने, सभी अंगों और तंत्रों की क्रियाओं पर नियंत्रण करने, याद करने, तर्क वितर्क करने जैसे ढेर सारे काम करता है। अब सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है कि इसको यदि हम छोटे छोटे भागों में बांट दें तो इसे हम छोटे छोटे भागों में बांटकर कुछ कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो, मैंने एक दिन आपको कोशिका पढ़ाई थी, तब हमने बात की थी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, वैसे ही तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं, या जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका का ही चित्र बनाया है मैंने आपके सामने। ये तंत्रिका कोशिकाएं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक जुड़ जाती हैं, ऐसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और एक लंबी तंत्रिका का निर्माण करती है, और फिर वो ऐसे जटिल जाल निर्मित कर लेता है। यानी इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब जब तक हम इस तंत्रिका कोशिका का अध्ययन नहीं कर लेंगे, तब तक हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। इसलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना। यहां आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ये एक न्यूरॉन या एक तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कहते हैं। क्लियर? इस एक तंत्रिका कोशिका को यदि आप गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका सबसे मुख्य भाग ये वाला है। ये जो गोल गोल हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है कोशिका काय, या इसी को बोलते हैं सोमा। इसको सोमा भी कहते हैं और कोशिका काय भी कहते हैं। ये एक सामान्य कोशिका की तरह ही होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो कोशिका वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि कोशिका में होता है केंद्रक। देखो जरा गौर से, आपको यहां भी केंद्रक दिखाई देगा जो लाल रंग में बीच में बना हुआ है। जैसे कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, याद है सभी को, वैसे ही यहां भी कोशिका का द्रव्य भरा होता है। जैसे कोशिका में सभी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, याद आ रहा है आपको? वो सारे की सारे अंग यहां भी होते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं? 100 बात की एक बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपको कोशिका काय दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक सामान्य कोशिका ही है। बस एक छोटा सा फर्क है। एक फर्क तो ये है कि यहां पर कुछ विशेष कण पाए जाते हैं। देखो जरा, यदि आप कलर देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने पीले रंग में कुछ कण बनाए हैं। इन कणों को बोलते हैं निस्सेल कण। ये कण सिर्फ तंत्रिका कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, दूसरी किसी सामान्य कोशिका में नहीं पाए जाते। और दूसरा फर्क ये भी है कि ये कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं विभाजित होती हैं। खैर, हमें सामान्य से अभी मतलब नहीं है, वापस इस पर आओ।
एक बात समझ में आई हमारे, ध्यान देना एक बार, एक बात समझ में आई कि तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है कोशिका काय, और इस कोशिका काय में केंद्रक होता है, कोशिका का द्रव्य होता है, और उसमें पड़े होते हैं बहुत सारे निस्सेल कण। ये निस्सेल कण क्या काम करते हैं? ये आवेगों के संचरण में सहायता करते हैं। आवेग मतलब करंट, एक प्रकार का जो बाहर से आ रहा है या मस्तिष्क से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, शरीर में जो करंट दौड़ता है ना, संवेदनाओं का करंट, वो आवेग होता है, और उसको इधर उधर बहाने में मदद करते हैं ये निस्सेल कण। अच्छा, एक चीज और, जब आप इस कोशिका को थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस कोशिका के इधर ये एक उभार बना हुआ है, इधर भी एक उभार बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। चारों तरफ छोटे छोटे उभरे हुए या बाहर की ओर निकले हुए रचनाएं बनी हुई होती हैं, प्रवर्ध बने हुए होते हैं। इन प्रवर्धों के आगे से इस तरह से शाखाएं भी निकली होती हैं। इन शाखाओं को हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्लियर? और ये जो प्रवर्ध निकले हुए थे, इन प्रवर्धों को बोलते हैं डेंड्रॉन। थोड़ा सा फर्क है, यहां पे बाहर की ओर निकले हुए इन उभारों को बोलते हैं डेंड्रॉन, और इनसे निकलने वाली शाखाओं को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्लियर? ये तो चारों तरफ हैं, सिर्फ एक साइड में नहीं है। ध्यान देना, गौर करना, यहां पे यहां 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 चारों तरफ डेंड्रॉन है, केवल यहां पर एक पतला लंबा बेलनाकार उभार निकला हुआ है, सिर्फ एक। इस पतले लंबे बेलनाकार उभार को हम कहते हैं एक्सॉन। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि कोशिका काय में दो तरह के उभार निकलते हैं, एक तो डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। डेंड्रॉन तो छोटे छोटे उभार होते हैं और एक्सॉन लंबा उभार होता है। डेंड्रॉन बहुत सारे होते हैं जबकि एक्सॉन केवल एक होता है। समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ो। अब आप एक्सॉन पर ध्यान देना, यहां फोकस करो एक बार। एक्सॉन के चारों ओर भी एक आवरण है, एक्सॉन के चारों ओर भी एक आवरण है। मैंने यहां पर ब्लू कलर से बनाया है, यदि आप गौर कर पा रहे हो तो यहां पर ये जो बाहर आवरण बनाए हैं, इन आवरणों को हम कहते हैं माइलिन आवरण। यानी कोई ये पूछ ले कि एक्सॉन के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, तो माइलिन आवरण कहलाता है। अब वो एक बात अलग है, जब हम आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, कुछ में ये आवरण होता है, कुछ में नहीं। पर हम तो एक सामान्य रचना लेकर चल रहे हैं, इसलिए अभी के लिए आप यही समझो कि यहां आवरण होता है। क्लियर? लेकिन आप थोड़ा और जूम करके देखो एक बार, आपको ढंग से देखने पे दिखेगा कि ये माइलिन आवरण सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। बीच बीच में देखो, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे गैप है, जगह छोड़ छोड़कर है। और ये जो गैप है ना, इस गैप को, इस गैप को, इस गैप को और इस गैप को क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड या रेनवियर की संधि भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अब आप थोड़ा और नीचे आ जाओ, देखो देखें, एक्सॉन जब नीचे की साइड जाता है तो उसमें से शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं क्योंकि एक्सॉन के अंतिम सिरे पर हैं, सबसे लास्ट में है, इसलिए इनको बोल देते हैं एक्सॉन सिरे। और फिर ये आगे जाके शाखाएं भी क्या करती हैं? सबसे लास्ट पॉइंट पे और शाखाएं बनाती हैं और ऐसे मोटे मोटे उभरे हुए रचनाओं का निर्माण करती हैं। यदि आप देख पा रहे हो, गौर करना, एक्सॉन का सबसे अंतिम सिरा
थोड़ा मोटा और फूला हुआ होता है। इस मोटे और फूले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक पुटिका। इसे सिनेप्टिक पुटिका या आशय कहते हैं। ये क्या काम करेगी? ये किसी दूसरी कोशिका, जब ऐसी ही कोशिका इसके नीचे होगी तो उस कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ेगी और इसकी डेंड्राइट किसी दूसरे के एक्सॉन से जुड़ेगा। एक बार इधर देखो कैसे। यदि हम ऐसे समझें कि ये एक कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, और यहां पे इसकी शाखाएं निकली हुई हैं और ये नीचे लास्ट में कौन है? सिनेप्टिक पुटिका। अब इसके ठीक नीचे कौन आ जाएगा? कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका, इस तरह, और इसमें भी इस तरह शाखाएं होंगी और इनकी अपनी अपनी पुटिका होंगी, और ये भी ऊपर किसी दूसरे तंत्रिका की पुटिका के साथ अटैच होगा। इस तरह से चलता रहता है। मतलब एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन हमेशा दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ता है, और इस तरह तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन 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 आपस में मिलकर एक पतला लंबा धागा बना देती है, और उसी धागे को हम कहते हैं तंत्रिका। और उन्हीं तंत्रिकाओं के आपस में मिलने से जो एक जटिल तंत्र निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।